हेलो दोस्तों, भारतीय इतिहास रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना टाइम गवाए। और अगर आपको मेरे से जुड़ना है तो आप टेलीग्राम पर जाकर ये सारी पीडीएफ को आप मेरे चैनल से जुड़कर ले सकते हो। मैं आपको एसएससी, बैंक और रेगुलेटरी बॉडी का पूरा कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ अपडेटेड वर्जन में। तो चलो शुरू करते हैं। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। सबसे पहले आते हैं रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 से 1760 तक और फिर 1765 से 1767 तक 2 बार कंपनी का राज्यभार संभाला था। तो बंगाल प्रेसिडेंट के जो पहले ब्रिटिश गवर्नर थे वो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, जिन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की नींव रखने का जो मुख्य श्रेय जाता है वह रॉबर्ट क्लाइव को जाता है। तकनीकी तकनीकी रूप से वह क- कंपनी के गवर्नर जनरल नहीं थे, बल्कि गवर्नर ऑफ बंगाल थे। तो रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? गवर्नर ऑफ बंगाल। क्योंकि जो गवर्नर जनरल का जो पद है वह 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत वारेन हेस्टिंग के समय इसकी शुरुआत हुई थी। तो जो गवर्नर जनरल है इसका पद वारेन हेस्टिंग के समय स्टार्ट किया गया था। उससे पहले जो गवर्नर जनरल था उसको बंगाल का गवर्नर कहा जाता था। तो रॉबर्ट क्लाइव के समय कंपनी के अधीन तो राजस्व वसूल का अधिकार था, सैनिक संरक्षण का अधिकार था और विदेशी मामलों का अधिकार कंपनी संभालती थी। जबकि जो शासन की जिम्मेदारी थी वह नवाबों के हाथ में थी। तो कंपनी के अधीन कौन-कौन से अधिकार थे? राजस्व वसूल का अधिकार, सैनिक संरक्षण का अधिकार और विदेशी मामलों के अधिकार। जबकि नवाब सिर्फ शासन की जिम्मेदारी संभालते थे। अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव के समय पर प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध का में बंगाल के किस नवाब ने बंगाल के किस नवाब के साथ प्लासी का युद्ध हुआ था? 1757 में सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला और कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। और उस युद्ध में सिराजुद्दौला हारा गया था। और सिराजुद्दौला क्यों हारा गया था? क्योंकि मीर जाफर जो सिराजुद्दौला के सेना का जो युद्ध मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला के साइड से नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने धोखाधड़ी की थी। तो मीर जाफर की धोखाधड़ी की वजह से सिराजुद्दौला हारे गए और रॉबर्ट क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी का तो ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। तो रॉबर्ट क्लाइव ने उसके बाद में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव भारत में रखी। प्लासी के युद्ध के बाद में तो कंपनी के अधीन राजस्व वसूल के अधिकार थे, सैनिक संरक्षण के अधिकार थे और विदेशी मामलों के अधिकार थे। जबकि नवाब के हाथों में सिर्फ शासन की जिम्मेदारी थी, जो कि ब्रिट, जो कि प्लासी के युद्ध के बाद समाप्त हो गई थी। ठीक है, तो पूर्णतः ब्रिटिश सरकार ने अपना साम्राज्य भारत में स्थापित कर लिया था, बंगाल में स्थापित कर लिया था। फिर इनका द्वितीय कार्यकाल भी रहा, जैसे कि मैंने ऊपर बता रखा है। 1765 से 1767 तक द्वितीय कार्यकाल रहा। और उस कार्यकाल में वह भारत में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसको कंट्रोल करने और कंपनी के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए पुनः भारत आए थे 1765 से 67 तक। और सत्र इसी काल में इलाहाबाद की संधि भी हुई। इलाहाबाद की जो संधि थी वह द्वितीय कार्यकाल में हुई थी। इलाहाबाद की संधि क्या थी? बक्सर का युद्ध हुआ था। देखो, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बक्सर के युद्ध के बाद मुगल सम्राट सम्राट
शाह आदिल द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, जिसमें अंग्रेजों ने मुगलों को हराया था। और बक्सर के युद्ध के बाद जो मुगल सम्राट आलम द्वितीय थे, उनसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी अंग्रेजों ने। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी अधिकार थे, शासन का अधिकार, वह अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में के बाद प्राप्त किया था, जिसको इलाहाबाद की संधि भी कहा जाता है। और 1765 में क्या हुआ था? 1765 में देश शासन प्रणाली को अपनाया गया था। बंगाल में शासन दो भागों में बांटा था। दीवानी अधिकार कंपनी के पास, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, दीवानी अधिकार कंपनी के पास। और निजामत के जो अधिकार थे, शासन करने की जो जिम्मेदारी थी, वह नवाबों के हाथ में छोड़ी गई थी। जो निजामत के अधिकार, उसमें क्या-क्या आता है? प्रशासन, पुलिस, न्याय व्यवस्था। इसमें क्या-क्या आता है? प्रशासन, पुलिस और जो न्याय व्यवस्था है, वह जो निजामत के अधिकार है, वह नवाब के हाथ में छोड़े गए थे। तो यह दोहरा शासन प्रणाली को 1765 में अपनाया गया था, रॉबर्ट क्लाइव के समय में। जब हम पढ़ेंगे 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था, उसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया था। अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया था। अब बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया था। रॉबर्ट क्लाइव के बाद हम पढ़ेंगे वारेन हेस्टिंगसन। वारेन हेस्टिंगसन, जिन्होंने 1774 से 1785 तक गवर्नर गवर्नर जनरल के रूप में जिनको नियुक्त किया गया था अंग्रेजी सरकार द्वारा। तो 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 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का रूप दिया गया था, तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहले गवर्नर जनरल का नाम था वारेन हेस्टिंगसन। तो ये जो गवर्नर जनरल है, वॉरेन हेस्टिंगसन, यह बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ध्यान रखना, भारत के नहीं थे। जो अंग्रेजी क्षेत्रों के जो बंगाल के अंग्रेजी क्षेत्र है, उसके गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंगसन थे। भारत के गवर्नर जनरल तो हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपको नाम बता देता हूँ, लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव ने द्विशासन व्यवस्था चलाई थी, उसका अंत भी वारेन हेस्टिंगसन के शासनकाल में हुआ था, 1772 में हुआ था। फिर उसका अंत कर कंपनी पूरी बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। जो कंपनी ने बागडोर दी थी, शासन की व्यवस्था नवाबों के हाथों में, जो निजामत अधिकार दिए थे, जिसमें पुलिस प्रशासन, न्यायालय वगैरह आते हैं, उसको भी कंपनी ने नवाबों से छीन लिया था। और पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी थी, कान कंपनी दीवानी अधिकार और निजामत के अधिकार, वह कंपनी ने अपने हाथों में ले ली थी वॉरेन हेस्टिंगसन के समय में, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंगसन राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले आए थे। कलकत्ता मुर्शिदाबाद से कलकत्ता राजकोषीय कोषागार को ले आए थे। तो वॉरेन हेस्टिंगसन ने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और एक दीवानी अदालत बनवाई थी, ठीक है। तो जो दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत वॉरेन हेस्टिंगसन में प्रत्येक जिले में बनवाई थी। और इन्होंने व्यापारिक सुधार के लिए क्या किया था? व्यापारिक सुधार के लिए इन्होंने जो दस्तक प्रणाली थी, उसको समाप्त किया था। यह प्रणाली क्या होती है? मतलब कि मुक्त व्यापार पास प्रणाली। दस्तक प्रणाली एक मुक्त व्यापार पास प्रणाली है, जिसमें कोई भी इंसान निजी व्यापार कर सकता है। तो उसको समाप्त किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंगसन ने किया था, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। और पहला मदरसा का निर्माण भी वॉरेन हेस्टिंगसन ने कराया, जिसमें मुस्लिम शिक्षा का विकास जो मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए था। इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी 1784 में। इसी के समय में देखो, 1774 से 1785 तक ये भारत के यह बंगाल के गवर्नर जनरल बंगाल के अंग्रेजी क्षेत्र के गवर्नर जनरल रहे थे। तो सर विलियम जोन ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ
बंगाल की स्थापना की थी। और इसी के समय में भारत में जो पहला समाचार पत्र था जिसका नाम क्या था, द बंगाल गजट, उसका प्रकाशन हुआ था। द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने कराया था? जेम्स हिक्की ने। ध्यान रखना, ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का कि द बंगाल गजट किसके कार्यकाल में स्टार्ट हुआ था? वॉरेन हेस्टिंगसन में। और किसने प्रकाशन किया था? जेम्स हिक्की हिक्की ने। ठीक है। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट भी इन कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी वॉरेन हेस्टिंगसन के समय पर हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में जो रेगुलेटिंग आया था उसमें कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे। तो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना हुई थी तो मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया था? एलिजा एम्पे को बनाया था। और कंपनी के अधीन यह एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिन्हें वापस से ब्रिटेन में बुलाकर उन पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। यद्यपि हालांकि बाद में उनको दोष मुक्त कर दिया गया था। तो वॉरेन हेस्टिंगसन को कंपनी के पहले ऐसे अंग्रेजी क्षेत्रों के गवर्नर जनरल थे जिनको ब्रिटेन में बुलाकर उन पर महाभियोग, इम्पीचमेंट हम राष्ट्रपति पर पढ़ते हैं ना भारतीय संविधान में। तो इम्पीचमेंट, तो ब्रिटेन वापस लौटने के बाद उन पर इम्पीचमेंट का मुकदमा चलाया गया था। हालांकि बाद में कोई सबूत नहीं मिलने की वजह से दोष मुक्त हो गए थे। ठीक है। तो वोरेन हेस्टिंगसन के समय हमने पढ़ा कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे थे। और इसमें दो प्रथम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी वोरेन हेस्टिंगसन के समय पर लड़ा था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था, वो 1775 में स्टार्ट हुआ और 1782 तक चला। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, वह 1780 से 84 तक चला। जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था वह मैंगलुरु की संधि के साथ समाप्त हुआ था। तो हमें यह याद रखना है कि जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वह मैंगलुरु की संधि के समाप्त हुआ था। जबकि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था वह सलवाई के संधि के साथ समाप्त हुआ था। सालबाई के संधि के साथ, ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ समाप्त हुआ था 1782 में। ठीक है, ये संधि जरूर याद रखना है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलुरु की संधि के साथ समाप्त हुआ था। चलो मुझे बताइए कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था और कौन सी संधि के साथ समाप्त हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, 2 साल तक चला था। और वह मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ था। तो हमें इन संधियों के बारे में यहाँ पर याद रखना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलुरु की संधि के साथ समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। वॉरेन हेस्टिंगसन के समय में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब हुई थी? वॉरेन हेस्टिंगसन के समय पर। क्या होता है ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भू राजस्व होता है ना, जो लगान, भू राजस्व वह विदेशी मामलों की देखरेख करने वाली एक सर्वोच्च संस्था होती है। ठीक है, जिसे देश में कर वसूली व्यवस्था को केंद्रीय और व्यवस्थीकृत बनाने के लिए बनाया गया है। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या होती है? जो राजस्व बोर्ड होता है वह क्या होती है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में जो भू राजस्व, जिसे लगान भी बोलते हैं, और विदेशी मामलों की देखरेख करने वाली सर्वोच्च संस्था होती है, जिसे देश में कर वसूली व्यवस्था को केंद्रीकृत और व्यवस्थित बनाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लॉर्ड कॉर्नवालिस के ऊपर। तीसरे जो गवर्नर जनरल रहे उनका क्या नाम था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्होंने दो बार भारत के गवर्नर जनरल रहे। पहले तो रहे 1786 से 1793 तक, और फिर बाद में 1805 में भी आए थे। ठीक है। लॉर्ड वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उस टाइम पर। जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे। तो कलेक्टर जिले को संभालता था। और जिले में हर जिले में एक पुलिस थाना को स्थापित किसने किया था?
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। और स्थायी बंदोबस्त की पद्धति भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही स्टार्ट की थी। स्थायी बंदोबस्त क्या होता है? इसमें 10% इसमें उपज का जो 10% है टैक्स का, वह जमींदारों को मिलेगा। टैक्स का 10% जमींदारों को मिलेगा और टैक्स का जो 90% है वह कंपनी के पास जाएगा। इसका मतलब है कि इसके तहत तो जमींदारों को कंपनी का मालिक बना दिया गया था। तो आप तो चलो हम स्थायी बंदोबस्त को एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं। देखो 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था आई। तो स्थायी बंदोबस्त को का दूसरा नाम क्या है? जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच में कर की जो राशि थी, उसको हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया था। जो किसानों से कर लिया जाता था, उसका 10% तो जमींदार रखेगा और 90% कंपनी रखेगी। ठीक है? और ये जो 90% और ये जो वसूली का कार्य है, यह भी जमींदार ही करता था, जिसमें से 10% अपने पास रख लेता था और 90% कंपनी को दे देता था। और कंपनी को देने की भी एक फिक्स समय अवधि थी, जिसको सूर्यास्त कानून बोला जाता है। सूर्यास्त कानून क्या था कि कंपनी जमींदार को एक पर्टिकुलर डेट देती थी कि इस डेट तक आपको ये कर, जो भू राजस्व कर है, कंपनी के पास जमा कराना होगा। अगर नहीं कराया गया है तो फिर उसकी जमीन या फिर उसकी जागीर का एक हिस्सा नीलाम कर दिया जाएगा। तो काफी स्ट्रिक्ट कानून था। स्थायी स्थायी बंदोबस्त काफी सख्त कानून था। स्थायी बंदोबस्त की योजना किसने लाई? सर जॉन शोर ने लाई थी। जॉन शोर ने स्थायी बंदोबस्त की योजना सर जॉन ने लाई थी। तो जॉन शोर ने स्थायी बंदोबस्त की योजना लाई थी। और भारत में जो नागरिक सेवा है उसके जनक भी जॉन शोर ही रहे हैं। और अब भारत में नागरिक सेवा के जनक कौन रहे हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में नागरिक सेवा के जनक भी रहे हैं। ठीक है? और इन्हीं के कार्यकाल में तीसरा मैसूर युद्ध भी, एंगल मैसूर युद्ध जिनके बारे में हमने पढ़ा, इन्हीं के कार्यकाल में तीसरा अंगल मैसूर युद्ध हुआ, जो किस किस के बीच में हुआ था? टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान जो मैंगलुरु के शासक थे, और और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें मैसूर की हार हुई थी। जो मैसूर के सुल्तान थे टीपू सुल्तान, और अंग्रेजों के बीच में आंगल मैसूर युद्ध हुआ था और मैसूर की उसमें हार हुई थी। फिर 1805 में वापस से वह भारत आए गवर्नर जनरल बनाकर, लेकिन थोड़े ही समय में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में तबीयत बिगड़ने से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनका जो मकबरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस का, वह कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। अब हम जाएंगे सर जॉन शोर, जिन्होंने स्थायी बंदोबस्त की योजना की नींव रखी थी। सर जॉन शोर, इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। हस्तक्षेप की नीति सर जॉन शोर ने अपनाई। तो हमें इतना ही याद रखना है इनके बारे में। सर जॉन शोर, जिन्होंने 1793 से 1798 तक शासन किया था, बंगाल के गवर्नर जनरल रहे, उन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई है। हस्तक्षेप होता क्या है? हस्तक्षेप की नीति होती है कि किसी सरकार द्वारा अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों, आपसी झगड़े, लड़ाई या फिर राजनीतिक विवादों में कोई दखल नहीं देना। तो सरकार किसी भी राज्य के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगी। यह नीति किसने अपनाई थी? सर जॉन शोर ने अपनाई थी। और ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब भी दखल दिया जाता था तो एक युद्ध होता है, और युद्ध काफी कॉस्टली होता है। तो कंपनी यहाँ पर धन और संसाधनों को सुरक्षित रखना चाहती थी। ठीक है? तो चलो एक बार रिवीजन देख लेते हैं। 1774 में वॉरेन हेस्टिंगसन के समय जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, उसमें कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना हुई, जिसके पहले न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा हेम्पे। स्थायी बंदोबस्त किसने स्टार्ट किया था? स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था, जिसमें जमींदार को कितना मिलेगा? 11वां हिस्सा। ठीक है? लगभग 9%, 10%, लगभग 10%। और ब्रिटिश सरकार को कितना मिलेगा? लगभग 90%, 90 या 91%। और ब्रिटिश सरकार को कितना मिलेगा?
10/11वां हिस्सा। तो जबकि जमींदारों को कितना मिलेगा? 1/11वां हिस्सा। हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? सर जॉन शोर ने। इसका क्या मकसद था? वित्तीय संसाधनों की बचत करना। अनावश्यक युद्ध से बचने के लिए मुख्य रूप से उस टाइम पर मराठा और मैसूर के बीच में काफी युद्ध हुए थे, तो कंपनी को काफी पैसा युद्ध में खर्च करना पड़ रहा था, तो इस खर्चे से बचने के लिए एस्टेप्स की नीति अपनाई थी। नागरिक सेवा के जनक कौन रहे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में नागरिक सेवा के जनक रहे। ठीक है। अब हम आएंगे आगे लॉर्ड वेजेवली पर। लॉर्ड वेजेवली जिन्होंने 1798 से 1805 तक कंपनी के गवर्नर जनरल रहे। तो इन्होंने सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी। तो लॉर्ड वेजे अली जिन्होंने 1798 से 1705 तक भारत के गवर्नर जनरल, तो इन 1798 से 1705 तक लॉर्ड वेजे अली, लॉर्ड वेजे लॉर्ड वेलेजली जो 1798 से 1805 तक अंग्रेजी क्षेत्र बंगाल के अंग्रेजी क्षेत्र के अधीन गवर्नर जनरल रहे। तो लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की पद्धति की स्थापना की थी। तो सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत किसने की? लॉर्ड वेलेजली। क्या होती है सहायक संधि? सहायक संधि जो सहायक संधि है यह ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में एक प्रकार के राजनीतिक समझौता रहा। जो भारतीय रियासत थी छोटी छोटी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक राजनीतिक समझौता रहा, जिसके माध्यम से भारतीय शासक ने अपनी संप्रभुता और सेना स्वतंत्र रूप से खो दी थी। तो सहायक संधि के बाद में जो छोटी छोटी रियासतें होती थी, उसमें जो शासक होते थे रियासतों के, अब उनके पास संप्रभुता और स्वतंत्र सेना नहीं थी। ठीक है। तो स्वतंत्र सेना जो उनके पास थी वह पूर्णतः समाप्त हो गई थी। किसने स्टार्ट की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। और सहायक संधि को कौन कौन से राज्य ने स्वीकार किया था? हैदराबाद ने, मैसूरू ने और तंजौर तंजौर और अवध ने। तंजौर, अवध, हैदराबाद और मैसूरू ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। और लॉर्ड वेलेजली के काल में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके काल में हुआ था? लॉर्ड वेलेजली के काल में, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। तो टीपू सुल्तान ने पहले भी एक युद्ध किया था जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था। उसमें भी टीपू सुल्तान की हार हुई थी। और जो तीसरा अंगुल मैसूर युद्ध था वह किसकी संधि के साथ समाप्त हुआ था? श्री रंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ था। ठीक है। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने मैसूर को अपने अधीन कर लिया था और टीपू सुल्तान मारा गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेजली ने की। इसका उद्देश्य नागरिक सेवाओं का भारतीय भाषा में प्रशिक्षण करना था। और लॉर्ड वेलेजली था वह स्वयं खुद को बंगाल का शेर कहा करता था। तो बंगाल के शेर को ध्यान रखना है। कौन मानता था खुद को? लॉर्ड वेलेजली। फिर आता है लॉर्ड मिंटो। फिर कौन आते हैं? लॉर्ड मिंटो जो 1805 से 1813 तक जिन्होंने शासन किया था। इसी के काल में रणजीत सिंह जो कि अमृतसर के शासक थे, और अंग्रेजों के बीच में कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी। और संधि कराने वाले ब्रिटिश प्रतिनिधि का क्या नाम था? चार्ल्स मेटकॉफ। यह हमने सिख समुदाय का लेक्चर था उसमें हमने यह कंप्लीट कवर किया है। तो रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी। और ब्रिटिश प्रतिनिधि कौन थे? चार्ल्स मेटकॉफ। बेसिकली जो अमृतसर की संधि थी वह सतलज नदी पर आधारित थी। सतलज नदी पर आधारित थी। तो सतलज नदी को दोनों के बीच में एक सीमा मान लिया गया था। तो सतलज नदी का जो पूर्व का हिस्सा था वह सिख तो सतलज नदी के जो पूर्व में हिस्सा था जो सिख रहते थे वह अंग्रेजों के शरण में आ गए थे।
जो सतलज नदी के पूर्व में रियासतें थी वह सारी की सारी अंग्रेजों के शरण में आ गई थी। ठीक है? और सतलज के पार जो पूर्व में हिस्सा था उस पर महाराजा रणजीत सिंह ने अपना अधिकार छोड़ दिया था। लेकिन जो पश्चिमी हिस्सा था जिसमें पंजाब आते थे, पंजाब के बाकी हिस्सों में अपना विस्तार उन्हें छूट थी। अपना विस्तार करने की उन्हें पूर्णतः छूट थी। तो सतलज नदी एक तरीके से अमृतसर की संधि थी जिसका पूर्वी हिस्सा अंग्रेजों के संरक्षण में चले गया और जो पश्चिमी हिस्सा था वहां पर महाराजा रणजीत सिंह को पंजाब के अपने विस्तार की छूट मिली हुई थी। ठीक है? फिर आते हैं लॉर्ड हेस्टिंगसन जिन्होंने, ध्यान रखना है कंफ्यूज मत होना, एक तो थे वॉरेन हेस्टिंगसन और एक थे लॉर्ड हेस्टिंगसन। ये वॉरेन और लॉर्ड का हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि वॉरेन हेस्टिंगसन क्वेश्चन वही जनरली एग्जाम में वॉरेन हेस्टिंगसन से काफी क्वेश्चन जनरली एग्जाम में वॉरेन हेस्टिंगसन से काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो लॉर्ड हेस्टिंगसन जिन्होंने 10 साल शासन किया 1813 से 1823 तक, और इन्हीं के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ जो कि संगोली की संधि के साथ समाप्त हुआ। और ब्रिटिश ने कुमाऊं, गढ़वाल और तराई क्षेत्र पर अपना अधिकार किया और नेपाल की सीमाएं तय की। तो आंग्ल नेपाल युद्ध संगोली की संधि के साथ समाप्त हुआ। और लॉर्ड हेस्टिंगसन के समय टेनेंसी एक्ट यानी कि काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ। क्या होता है काश्तकारी अधिनियम? काश्तकारी अधिनियम एक कानूनी नियम है जो जमीन के मालिक या उस पर खेती करने वाले या रहने वाले जो किराएदार या काश्तकार है उनके अधिकारों और कर्तव्यों को तय करता था। ठीक है? भारत में मुख्य रूप से कृषि भूमि और किसानों की सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया था, जिसमें जो भूमि का अधिकार था वह किसानों और काश्तकारों को जमीन जमीन के खातेदारी का अधिकार देना था। इसका मेन उद्देश्य क्या था? जो जमींदार द्वारा किसानों पर जो अत्याचार हो रहे थे, मनमाना लगान लगान उस पर रोक लगाना था। तो काश्तकारी अधिनियम का जो मुख्य मुख्य उद्देश्य जमींदार उस टाइम पर जमींदारों द्वारा जो किसान पर अत्याचार हो रहे थे, मनमाना टैक्स या फिर लगान वसूल करना हो रहा था, उस पर रोक लगाना था। ठीक है? तो कुछ नियम बनाए गए जिसके तहत जमीन के मालिक और उस पर खेती करने वाले या रहने वाले किसान काश्तकार के अधिकार और कर्तव्यों को तय किया गया। लोरेन वोरे लॉर्ड हेस्टिंगसन के समय प्रेस प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया था। प्रेस प्रतिबंध जो 1818 में लगाया गया था, प्रेस प्रतिबंध प्रेस प्रतिबंध को लोरेन प्रेस प्रतिबंध को लॉर्ड हेस्टिंगसन के कार्यकाल में समाप्त कर दिया गया था 1818 में। ठीक है? फिर आते हैं एम एमहर्ट लॉर्ड एमहर्ट जो 1823 से 1828 तक रहे। प्रथम बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्ट के समय हुआ जो यांगबुक की संधि के साथ समाप्त हुआ। प्रथम अंगल बर्मा युद्ध कब हुआ? लॉर्ड एम एमहर्ट के समय हुआ। लॉर्ड एमहर्ट के समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। वो कौन सी संधि के साथ समाप्त हुआ? यांगडूक की संधि के साथ समाप्त हुआ। और इसमें ब्रिटिश को असम, मणिपुर, अकारान और टेनासेरी मिले। ठीक है? फिर 1824 में लॉर्ड एमहर्ट के समय बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी हुआ। बैरकपुर में जो सैन्य विद्रोह है वह 1824 में लॉर्ड एमहर्ट के समय हुआ। ठीक है? तो कुछ संधि जो हमने अभी देखी थी एक बार देख लेते हैं। सहायक संधि लॉर्ड वेजेवली के समय हुई और किस भारतीय राज्यों को ब्रिटिश संरक्षण में जाना पड़ा सहायक संधि में। सहायक संधि के बाद जो छोटी-छोटी रियासतें थी उन्होंने अपना संप्रभुता और जो स्वतंत्र सेना है वह नहीं रख सकती थी। तो वेलेजली के समय सहायक संधि हुई। फिर अमृतसर की संधि लॉर्ड मिंटो वन के समय हुई। सतलज को ब्रिटिश और सिख साम्राज्य की सीमा बनाना पड़ा। जो सतलज थी उसका जो पूर्वी हिस्सा था वह ब्रिटिश सरकार को दे दिया गया और पश्चिमी हिस्से जो पंजाब का कुछ क्षेत्र था वहां पर महाराजा रणजीत सिंह का अधिकार रहा। संगोली की संधि जो
हेस्टिंगशन के समय हुई, ध्यान रखना, लॉर्ड हेस्टिंगशन, वॉरेन हेस्टिंगशन नहीं। यहाँ पर नेपाल क्षेत्र का ब्रिटिश साम्राज्य में विस्तार हुआ और नेपाल पर बाउंड्री बना दी गई। ब्रिटिश सरकार ने गढ़वाल और कुमायूं लिया और यांगडू की संधि बर्मा और ब्रिटिश युद्ध में प्रथम बर्मा और ब्रिटिश युद्ध है उसकी समाप्ति यांगडू की संधि के साथ हुआ। किसके कार्यकाल में? एमहर्ट के समय। तो इस तरीके से आज हमने पार्ट वन ब्रिटिश सरकार के जो गवर्नर जनरल है उसके पार्ट वन को पढ़ा। अब हम पार्ट टू में लॉर्ड विलियम बेंटिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम पार्ट टू में लॉर्ड विलियम बेंटिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। आप मेरे से जुड़े रहिए। मैं आपको एसएससी का पूरा मटेरियल, बैंकिंग और रेगुलेटरी बॉडी जिसमें आरबीआई, सेबी, इसका पीएफआरडीए सब आते हैं, उसका पूरा कंटेंट मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके साथ साथ जो मेरा मटेरियल है वह मैं आपको टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर वहां पर प्रोवाइड करवाऊंगा। थैंक यू सो मच।